तो ये सुने, ये जो बेसिक पहले जो हमने जो थीम इस्तेमाल किया उस पर कोई मुझे डाउट नहीं लगता, वो सही है। रहा मसला कैलकुलेशंस का हो सकता, इसलिए हम इसको जरा सा क्विकली देखते हैं कि इस जो बीम है, बीम का मतलब ये है कि ये जो बीम अमूमन किस चीज को कहते हैं देख लें। बीम चाहे आप कंक्रीट से बना लें या लोहे की बना लें, ये चीज बीम कहलाती है। बीम अगर यूं हॉरिजॉन्टली रखा है तो बीम है, उसी चीज को वर्टिकली रखो तो क्या नाम देते हैं? पिलर नहीं देते, कॉलम कहते हैं। इंजीनियर्स इसको कॉलम ज्यादा कहते हैं। अच्छा, अपनी शक्ल की वजह से ये कॉलम है, उसका जो सीमेंट का हो या लोहे का हो, शक्ल की वजह से कॉलम है। क्योंकि ये सपोर्ट देता है इसलिए पिलर है। सपोर्ट देने की वजह से इसका नाम पिलर है। स्ट्रक्चर की वजह से, शेप की वजह से ये कॉलम कहलाता है। इसलिए जो भी इंजीनियर्स हो उनको पिलर्स दिखाओ तो कहते हैं यार ये कॉलम टेढ़ा है, ये कॉलम सीधा है, तो वो कॉलम का नाम देते हैं। इसी को आप हॉरिजॉन्टल रखो तो ये बीम कहलाता है। बीम। अब देखें कि इसमें आपके पास ये इस बीम पर नीचे की तरफ दो किस्म के वेट्स हैं। एक दरमियान में उसका अपना वेट, और इधर एक और मेज को लटकाया है M1, उसका वेट। तो जो मेज M1 है उसका वेट M1G होगा। मैं यहीं पे लिखता हूं, बीम का मेज M है तो बीम का वेट MG, बीम का वेट MG है। इस अलग से जो एक्स्ट्रा मेज लटकाया है उसका वेट M1G। तो दो फोर्सेस है किस तरफ? नीचे की तरफ, और दो फोर्सेस ऊपर की तरफ हैं। एक फोर्स ये सपोर्ट ऊपर की तरफ लगाता है, इसको मैं नॉर्मल फोर्स B कहता हूं। याद रखो कि कोई भी चीज किसी भी सरफेस के साथ, किसी भी सरफेस पर कोई भी चीज टेक लगा रही हो या बैठी हो, जैसे हम सरफेस पर बैठे हैं तो सरफेस 90 डिग्री पर फोर्स लगाती है। जैसे कल लेडर पर दीवार 90 डिग्री पर फोर्स लगाती थी, आज बीम पर यह सपोर्ट 90 डिग्री पर फोर्स लगाता है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, या बाज़ औक़ात आप इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हो। तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है और एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है। नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है, इसको RB कहता हूं। अब सॉरी RA कहता हूं मैं इसको। अब ये जो बीम है, ग्रीन कलर की जो बीम है, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह है कि तमाम अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस का की वैल्यू क्या है? बराबर है। किसी भी पॉइंट के गिर्द, सुने, ये आपके जहनों में सवाल होगा कि सर ये जो आप बार बार हर न्यूमेरिकल में आप टॉर्क्स लेते हैं, तो आपको ये अथॉरिटी कैसे मिल गई कि आप हैं इसको पिवोट ले लें, इसको पिवोट ले लें, इसको पिवोट ले लें ना? क्यों हम पिवोट लेते हैं? एक पिवोट किसको लेते हैं? दो। इसका जवाब जरा सुनो तो फिर हम आगे चलते हैं। अब आप देखें, जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में हो तो उसमें कोई टॉर्क नहीं है। टॉर्क में एक दूसरे को क्या किया हुआ है? इसलिए किसी भी नुक्ते को पिवोट ले लो, मसलन इसको ले लो, इस नुक्ते के गिर्द क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कुछ कितनी फोर्सेस हैं? दो। एक वेट W और एक वेट W1। ये नीचे घुमाने की कोशिश करती हैं, जबकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है RB ऊपर घुमाने की कोशिश करती है। तो ये बीम क्या ऊपर नीचे जाता है? नहीं जाता है। तो ये टॉर्क और ये टॉर्क बराबर। इसी तरीके से B के गिर्द घुमाने के लिए दो फोर्सेस हैं। इस तरफ घुमाने के लिए ये दो फोर्सेस हैं, ऊपर की तरफ घुमाने के लिए RB है, क्या RA है? सॉरी RA है। क्या ये B के गिर्द घूमता है? नहीं घूमता है। तो ऊपर की तरफ टॉर्क और नीचे की तरफ टॉर्क बराबर होना। अब जरा सा देखें कि आम लैंग्वेज में कहते हैं कि ये सपोर्ट टूट गया, ये पिलर टूट गया। सपोर्ट टूटता है तो ये नीचे की तरफ आता है। तो वजह क्या बनी? सपोर्ट टूटने की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स कम हो गई या खत्म हो गई, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ टॉर्क खत्म हो गया। नीचे की तरफ टॉर्क है जो नीचे की तरफ इसको घुमाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट जब टूट जाता है तो हम कहते हैं
कि इक्विलिब्रियम टूट गया, यानी सपोर्ट टूट गया तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं रह गया। वजह, एक तरफ टॉर्क ज्यादा, दूसरी तरफ टॉर्क कम हो गया, राइट। अच्छा, अब ये इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में हो तो किसी भी नुक्ते के गिर्द टॉर्क होता है, किसी भी नुक्ते के गिर्द टॉर्क होता है नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी नुक्ता ले लो, उसके गिर्द जो टॉर्क्स होंगे वो वैल्यूज में बराबर होंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉइंट तुम एज ए पिवोट सिलेक्ट करो तो उसके गिर्द क्लॉकवाइज टॉर्क्स और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स वैल्यू में क्या होंगे, बराबर होंगे, डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तमाम फोर्सेस ने भी एक दूसरे को कैंसिल किया है, तमाम टॉर्क्स ने भी एक दूसरे को कैंसिल किया है, राइट। तो अब देखें जरा सा कि यहां से उसने ये बताया है कि जो वेट लटकाते हैं वो वेट ए से कितने फासले पर लटकाते हैं, कितने फासले पर वेट 5.6 मीटर पर लटकाया है वेट को, कहां से, ए से। अच्छा, यहां से यहां तक 2.4 मीटर है, तो कुल डिस्टेंस ए से बी तक 8 मीटर है ना, 8 मीटर है। वेट इसका अपना नेचुरल वेट दरमियान में लगता है, तो वेट 8 मीटर में से 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, तो वेट कितने फासले पर लगेगा, कितने फासले पर लगेगा, ए से ओ तक कितना, 4 मीटर है ना। अब आप देखें कि ये सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स की वैल्यू बराबर होगी किसके, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के। तो टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल बताना है, टोटल अपवर्ड फोर्स दो फोर्सेस है, एक आर ए और एक आर बी, ये टोटल अपवर्ड फोर्स है। और टोटल डाउनवर्ड फोर्स ना, टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या है, एक W है, एक W1 है। अच्छा, W क्या है, mg, m किसका में से, इस बीम का में से, और m1 ये जो लटका हुआ में से वो है, और जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी है ना, 9.8। अच्छा देखें प्लीज, बीम का अपना मेस कितना है, 450 बीम का मेस है, और जी की वैल्यू 9.8 है, और m1 220, ये देखो इधर m1 220 है, जो मेंशन कर लेता हूँ केजीस में है ना, 220 और 9.8। अच्छा, अब इसका आंसर बताओ यार मोहम्मद लिए, 6,500, हाँ 6,566 यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन या केजी, क्योंकि फोर्स है, ये फोर्स इसका सम है तो न्यूटन ना, यानी इसने किलोग्राम क्यों कहा, इधर देखकर किलोग्राम, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन बन जाएगा। अच्छा, तो आर ए प्लस आर बी ना। अच्छा, अब बताओ ये टॉर्क किसके गिर्द लेना है, एक के गिर्द। अच्छा सुनो, अब मैं एक के गिर्द टॉर्क ले लूंगा, तो एक के गिर्द क्लॉकवाइज टॉर्क और एक के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों क्या होंगे, बराबर। अच्छा, नाउ नेट टॉर्क अबाउट किसके गिर्द, ए इज 0, एक के गिर्द जितने भी टॉर्क्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो नेट टॉर्क अबाउट ए इज 0। ये किसी पॉइंट देखो, सुने जरा सा, नेट टॉर्क अबाउट ए इज 0 मींस एक के गिर्द जितने भी टॉर्क्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ना। जब एक के गिर्द टोटल नेट टॉर्क 0 है, तो इस तरह है कि टोटल टॉर्क क्लॉकवाइज बराबर होगा टोटल टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब एक गिर्द क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कितने फोर्सेस हैं,
दो फोर्सेस हैं क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। एक कौन सी फोर्स W क्लॉकवाइज घुमाती है और एक ये फोर्स क्लॉकवाइज, जबकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए सिर्फ RB है ना। टोटल टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टोटल टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने ये चीज ना कीज में मैंने चेक किया है, तो वो जरा मुश्किल तरीके से कुछ ये दे दिया, ठीक है। अच्छा आप सुने बस प्लीज। ए पिवोट है, फोर्स कहाँ लगती है, W कहाँ लगती है, O। A से O तक मोमेंट आर्म है, A से O तक मोमेंट आर्म है और फोर्स क्या है, W है। इसलिए मैं डायरेक्ट टॉर्क लिखता हूँ। पहला टॉर्क के लिए R क्या है, R क्या है, W के लिए मोमेंट आर्म क्या है, ये सारा तो बताने की जरूरत तो नहीं है ना, एक्सप्लेन करने की। अच्छा 4 मोमेंट आर्म है और फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, mg है। वैसे mg यहाँ तक कैलकुलेट भी हो गया, mg कैलकुलेट हो गया। अगर आप फोर्स ये देखो mg 450 9.8, अगर आपने इधर ये कैलकुलेशन की होती इसका आंसर और इसका आंसर लिखते तो mg का आंसर ये वाला होता, जिसको डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर देते, खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा 4 mg प्लस क्लॉकवाइज घुमाने के लिए दूसरी फोर्स कौन सी है, W1 है। W1 का मोमेंट आर्म 5.6, W1 का प्योर से फासला 5.6 है, 5.6 है और W1 खुद M1G है। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करना किस फोर्स की जिम्मेदारी है, RB की है। तो RB तक मोमेंट आर्म कितना बनता है, 8। ये देखें 8 बनता है यहाँ से यहाँ तक 5.6 मीटर, 2.4 मीटर, 8 मीटर, राइट, यस। तो मोमेंट आर्म कितना है, 8 और फोर्स क्या है, RB है। अब इनका आंसर बताओ जी, वैल्यूज पुट करो पहले। 4 M यानी W वाला M है तो ये बीम का अपना मेस है, M क्या है 450 और G 9.8। ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा उधर प्लस 4 प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 220 मल्टीप्लाई। अच्छा M1 कितना है, 220 9.8, 5.6 220 उधर कैलकुलेट हो चुका, राइट, उधर कैलकुलेट हो चुका है। यार सुनो, इधर सुनो प्लीज। RB एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देता हूं ताकि कैलकुलेशन से हमारी जान छूट जाए। 9.8 को कॉमन ले लो, भाई 9.8 को कॉमन ले लो तो 4 इंटू 450 प्लस 5.6 इंटू 220, ये आता नहीं आता। इसका आंसर देखो 450 9.8, नो 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 कैलकुलेशन तो हो जाती है। मैं चाहता था कि अंदर ये क्रिएट करूं और आंसर, लेकिन 9.8 कॉमन होने की वजह से नहीं आ गया। हाँ एक मिनट सब्र करो, बस इसका आंसर बताओ यार, कंफर्म भी करो। 2914। अब इसको कंफर्म करो। यहाँ पिछली दफा प्रॉब्लम हो गया है, मैं बता देता हूँ आपको, सुने मुझे। हाँ लिखो पहले। मुझे यकीन है कि पिछली दफा लॉजिकल कोई एरर नहीं हुआ। जब लॉजिकल कोई एरर नहीं हुआ है, दो ही चीजें हैं, या क्लरिकल एरर कहते हैं, कैलकुलेशनल एरर हुआ है, या हमारा आंसर ही सही है। कितना हाँ अच्छा, उस तरफ क्या है 29714 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू RB। ये 8 डिवाइड में जा चुका, 3714.2। अब मुझे क्या मिल गया है, RB। इधर सुनो, RB तो मुझे मिल गया, RB तो मुझे मिल गया। RA कैसे फाइंड करूं, इस इक्वेशन में पुट करो। RB मिल गया, RA कैसे फाइंड करें, कहां पर,
ठीक है, इक्वेशन है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ RB इन तो इक्वेशन है, देखो इक्वेशन है, वो भी दिखाओ यार, तुम अगर वीडियो ले रहे हो तो वो अच्छा ये बस ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या है, RA प्लस RB की जगह 3714.25 इज इक्वल टू ना, इज इक्वल टू नहीं, RA प्लस ये इज इक्वल टू क्या 66 ना। अब माइनस पे जाएगा 6566 माइनस 3714.28 राउंड ऑफ करोगे तो 2852 ये पिछले दफा सब जीरो भी लिखना है सर, हाँ ये 2 0 भी लिखना है, अगर 1 फ्रंट है 1 से 2 बनाना सर, 7 ये नहीं सर, पॉइंट डायरेक्ट यहाँ जीरो लिखना ना। इधर सुने, इधर सुने, 0.7 था ना असल में। अब वो कॉलन आंसर किस तरह बराबर किया, 0.25 हटाया है, 0.25 हटाओ, इधर से 0.25 जरा हटा दो ना, 0.25 पूरा हटा दो, 0.25 पूरा हटा दोगे ना, 0.25 पूरा हटा दोगे तो किधर से हट गया। अब जो आंसर आएगा वो 0.7 नहीं आएगा, 0.7 नहीं आएगा, या 51 आएगा या 50 आएगा। जरा चेक करो सर, 6 मैं बता देता हूँ ना, अभी इसका आंसर बता दो। 6566 एक मिनट ये कैलकुलेट कर ले। हाँ 2852। अब सुने, बुक का आंसर कितना है 2850 है, इधर आंसर कितना आता है 285। अब हम इसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है। 2852 हमारा आंसर आता है, 2850 बुक वाला आंसर आता है, और अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, हम यही आंसर मेंटेन रखेंगे। लेकिन इधर आंसर क्यों किस तरह से आया, हाँ 2850 इधर नेट पे भी 52 है ना।